नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के साथ वार्ता करेंगे। G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत सिविल 20 इंडिया की बैठक आज से नागपुर में। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक यूबीएस संकटग्रस्त क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने पर सहमत। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोला गया। सरकार इस वर्ष 15 अगस्त तक देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्रों का शुभारंभ करेगी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप आज से भोपाल के मध्य प्रदेश में शुरू और चौथी एशियाई पुरुष और महिला खो खो प्रतियोगिता आज से असम के बक्सर जिले में शुरू हो रही है। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो 2 दिन के भारत दौरे पर आज नई दिल्ली आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका वार्ता का कार्यक्रम है। बैठक के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान G7 के अध्यक्ष पद पर जापान और G20 के अध्यक्ष पद पर भारत की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जाएगी। जापान के प्रधानमंत्री दोपहर बाद 41वां सप्रो हाउस व्याख्यान देंगे। एक रिपोर्ट। भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2015 में हस्ताक्षरित रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी समझौते के तहत दोनों देश लगातार प्रगति कर रहे हैं। जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा निवेशक देश है। जापान के प्रधानमंत्री की इस यात्रा से खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा सहित आर्थिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाराष्ट्र के नागपुर में आज दोपहर शुरू होने वाली C20 प्रारंभिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व भर के देशों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। G20 सचिवालय के अंतर्गत C20 एक ऐसा समूह है जो नागरिक सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखने और मंथन करने के लिए मंच प्रदान करता है। C20 के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए नागपुर शहर के प्रमुख चौक चौराहों और सड़कों को शानदार रोशनी और प्रदर्शक बोर्ड से सजाया गया है। G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत दीर्घकालिक आर्थिक कार्य समूह की दूसरी बैठक कल राजस्थान के उदयपुर में शुरू हो रही है। झीलों का शहर उदयपुर 3 दिन की इस बैठक की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये कार्यक्रम फतेह सागर झील के किनारे रेडिसन ब्लू होटल में होगा। इसमें G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। नागालैंड में भी 5 अप्रैल को कोहिमा में होने वाली G20 व्यापार बैठक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक में लगभग 110 प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है। इस व्यापार बैठक में कृषि और इससे जुड़ी सेवाओं, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग और पर्यटन पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। स्विस नेशनल बैंक ने कहा है कि स्विट्जरलैंड के यूनियन बैंक UBS ने आर्थिक बदहाली की तरफ बढ़ रहे स्विस बैंक क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। ये घोषणा स्विट्जरलैंड में 2 बैंकों और देश के वित्तीय नियामकों के बीच सप्ताहांत की आपात वार्ता के बाद आई है। स्विस नेशनल बैंक ने कहा कि ये सौदा वित्तीय बाजारों के विश्वास को बहाल करने और अर्थव्यवस्था के लिए जोखिमों का प्रबंधन करने का सबसे अच्छा तरीका था।
स्विस राष्ट्रपति एलन बेसेट ने कहा कि अधिग्रहण क्रेडिट स्विस और स्विस वित्तीय केंद्र में बाजार के विश्वास को बहाल करने और मजबूत करने का सबसे अच्छा समाधान था। उन्होंने कहा कि स्विस फेडरल काउंसिल ने इस कदम का स्वागत किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रस्तावित बहुराज्यीय सहकारी संस्थाएं आने वाले दिनों में जैविक उत्पादों और कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देगी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। श्री शाह गुजरात के जूनागढ़ जिले में जिला बैंक के मुख्यालय का शिलान्यास करने और नए एपीएससी किसान भवन का उद्घाटन करने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। प्राकृतिक कृषि पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज की कृषि का भविष्य प्राकृतिक कृषि है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि के उत्पादों को अमूल प्रोत्साहन देगा, जिससे किसानों को बहुत लाभ होगा। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभों को दर्शाने वाले हरियाणा के सिरसा के किसानों के प्रयासों की सराहना की है। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल के ट्वीट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रयास महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। अपने ट्वीट में सुश्री दुग्गल ने बताया था कि यहां के किसानों ने 400 एकड़ बंजर क्षेत्र में झींगा का उत्पादन शुरू किया है। इन उत्पादकों में बड़ी संख्या महिलाओं की है। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के लोग सिरसा में उत्पादित झींगे की खरीद कर रहे हैं। चीन में भी इसका निर्यात किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कल श्रीनगर में जनता के लिए खोल दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल इसका उद्घाटन किया। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील के किनारे बने इस ट्यूलिप गार्डन में 15 लाख से अधिक फूल हैं। उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुनिया भर के लोगों को जम्मू कश्मीर आने के लिए आमंत्रित किया। मैं सभी देशवासियों का आह्वान करता हूं कि वो जम्मू कश्मीर जरूर आएं और ट्यूलिप फेस्टिवल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आतिथ्य का भी भरपूर आनंद उठाएं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील में एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का भी उद्घाटन किया। आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप आज से भोपाल में शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित यह चैंपियनशिप 27 मार्च तक चलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 मार्च को इस प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में 33 देशों के लगभग 325 निशानेबाज और 75 से अधिक तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे। इस चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय राइफल महासंघ के सहयोग से किया जा रहा है। यह भारत में आयोजित होने वाला 8वां विश्व कप है। हालांकि पहली बार यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नई दिल्ली के बाहर आयोजित की जा रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इस वर्ष 15 अगस्त तक देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र शुरू कर दिए जाएंगे। इनमें से 945 केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है। श्री ठाकुर कल नागपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिले कार्यक्रम में बोल रहे थे। खेलो इंडिया सेंटर्स 1000 भारत भर में खोले जाएंगे और मैंने 6 महीने पहले कहा था कि हम 15 अगस्त 2023 तक 1000 सेंटर पूरे कर लेंगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने 945 सेंटर सैंक्शन कर दिए हैं और 15 अगस्त से पहले 1000 सेंटर खोल के देश को समर्पित हम कर देंगे। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है जनधन योजना। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है, जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कभी बैंक खाता खुलवाना आसान नहीं था। समाज के कमजोर वर्ग के लोग बैंक जाने में भी घबराते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सोच को बदल कर रख दिया। 28 अगस्त 2014 को उन्होंने जनधन योजना की शुरुआत की। आम लोगों के इन खातों की संख्या अब 4 करोड़ 65 लाख से भी अधिक हो चुकी है।
जिनमें करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। इस योजना की कामयाबी की जानकारी प्रधानमंत्री ने 30 अगस्त 2015 को यूं दिया था। मैं फिर एक बार संबंधित सबको बधाई देता हूं और बैंक के अकाउंट खोलने वाले सभी गरीब से गरीब भाइयों बहनों को भी आग्रह करता हूं कि आप बैंक से नाता टूटने मत दीजिए। ये बैंक आपकी है, आपने इसको अब छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप तक लाया हूं, अब उसको पकड़ के रखना आपका काम है। हमारे सबके खाते सक्रिय होने चाहिए। आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में प्रसारित की जाएगी। चौथी एशियाई पुरुष और महिला खो खो प्रतियोगिता आज से असम के बक्सा जिले में शुरू हो रही है। 4 दिन चलने वाली प्रतियोगिता का उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा करेंगे। चैंपियनशिप में भारत सहित 9 देशों के 700 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग में खालिस्तानी चरमपंथियों ने कल तोड़फोड़ की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि तोड़फोड़ के बाद नई दिल्ली में ब्रिटेन के सबसे वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में H3N2 और कोविड-19 संक्रमण के एहतियाती उपाय और उपचार विषय पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया के साथ चर्चा प्रसारित करेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और मौसम की गतिविधियों में तीव्र बदलाव को देखते हुए लोगों से तैयार रहने की अपील की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जागृति शर्मा। धन्यवाद कनकलता। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश में छापेमारी आज अनेक अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अमृतपाल पर घेरा और सख्त, पंजाब में दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवाएं बंद। राष्ट्रीय सहारा की हेडलाइन है, अमृतपाल फरार, अवैध हथियार रखने और पुलिस अवरोधक तोड़ने के मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज। पंजाब केसरी की सुर्खी है, अमृतपाल सिंह मानव बम तैयार कर रहा था। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तान समर्थकों का हमला, भारत ने जताई नाराजगी। अमर उजाला की हेडलाइन है, कश्मीर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर उनसे दिल्ली पुलिस की पूछताछ अखबारों में प्रमुखता से है। हिन्दुस्तान लिखता है, राहुल गांधी के घर पुलिस की दस्तक, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा 45 दिन बाद सवाल पूछना अभूतपूर्व। जनसत्ता लिखता है, कांग्रेस ने सड़क पर किया बवाल। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का बयान पहले पन्ने पर सबसे ऊपर दिया है, राहुल विपक्ष का चेहरा रहे तो मोदी को कोई नहीं हरा सकता। राजस्थान पत्रिका ने अमरीका में 186 और बैंकों के डूबने के कगार पर पहुंचने का समाचार बॉक्स में देते हुए लिखा है, भारत फिलहाल संकट से दूर। शत्रु संपत्तियों के निपटान के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव। जनसत्ता, दैनिक ट्रिब्यून और राष्ट्रीय सहारा सहित कुछ अखबारों में है। अखबारों ने बताया है, पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई अचल संपत्तियों की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के साथ वार्ता करेंगे। G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत सिविल 20 इंडिया की बैठक आज से नागपुर में। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक UBS संकटग्रस्त क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने पर सहमत। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोला गया। सरकार इस वर्ष 15 अगस्त तक देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्रों का शुभारंभ करेगी। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप आज से भोपाल के मध्य प्रदेश में शुरू। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।